Hello everyone, let's continue our series of chapter wise most important MCQs जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement accurately describe the relationship between AP and MP? तो पहले क्योंकि इसमें बहुत सारे रिलेशनशिप आने वाले हैं तो मैं एक बार आपको इसके डायग्राम्स बना के दिखा देता हूँ। अगर आपको इसका आंसर पहले जानना है तो ये बनता है हमारा AP कर्व, और जहाँ से AP स्टार्ट होता है वहीं से आपका MP स्टार्ट होता है और ये इसको इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, MP आपका नेगेटिव जाता है और AP नहीं जाता है। अब इसको समझिए, यहाँ पे ये क्या है, AP इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या रहता है, थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है जहां पर AP और MP इंटरसेक्ट करते हैं। बेसिकली AP क्या होता है आपका एवरेज प्रोडक्ट, और कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और MP कैसे निकलता है, MP इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट, निकलेगा कैसे, TPN माइनस TPN-1, यानी कि अभी कितना आप प्रोडक्शन कर रहे हो उससे पहले वाले यूनिट पे आप कितना प्रोडक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। AP और MP के बीच का रिलेशनशिप बताना है। AP राइजेस व्हेन MP इज अबव इट, जब MP AP के ऊपर है, AP राइज कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। एंड फॉल्स व्हेन MP इज बिलो इट, तो जब MP AP से नीचे आते हैं तो दोनों फॉल करने लग जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। AP एंड MP आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, नहीं, ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल तो नहीं है। MP इंटरसेक्ट AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, ये बात बिल्कुल सही है। ये जो है ना AP का मैक्सिमम पॉइंट है जहां पर MP इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। AP is always rising when MP is falling and vice versa. AP is always rising when MP is falling. तो जब MP फॉल कर रहा है तो AP राइज कर रहा है, नहीं, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। तो इसमें से सही कौन से A एंड C बोथ आर करेक्ट। ये हमारा मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है जिसमें एक से ज्यादा आंसर हो सकता है MCQs में से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा A एंड C। ओके, फर्स्ट का आंसर इज A एंड C। अब मैं आपको रिलेशनशिप और बताता हूँ थोड़ा सा, TP और MP के बीच का रिलेशनशिप। TP क्या होता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट होता है, इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है। ठीक है, यहां तक इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज है, उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज कर रहा है और आफ्टर अचीविंग इट्स मैक्सिमम पॉइंट इट स्टार्ट्स फॉलिंग। और जो हमारा MP कर्व होता है वो कैसा होता है, दिस इज आवर MP कर्व, जहां पर TP मैक्सिमम है, एट पॉइंट वे TP इज मैक्सिमम। तो हमारा MP कितना है, 0 है। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं, जहां पर TP मैक्सिमम है और MP 0 है, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोला जाता है। और इसमें जो हमारे स्टेजेस होते हैं वो मैं बता देता हूं आपको। ये हमारा फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में TP फर्स्ट स्टेज में TP increase at increasing rate and MP also increases। ठीक है, पहले स्टेज में क्या हो रहा है, TP तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ ही रहा है और आपका MP भी जो है वो बढ़ रहा है। सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, अब वो भी देख लेते हैं। सेकेंड स्टेज में MP आपका फॉल कर रहा है, देखो TP इंक्रीज कर रहा है एट डिक्रीजिंग रेट, MP जो है आपका इसमें क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। सेकंड स्टेज में TP इंक्रीज कर रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से, और MP जो है फॉल कर रहा है। और जो हमारा थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में TP फॉल करता है और MP जो है नेगेटिव चला जाता है। क्लियर, थर्ड स्टेज में जो है हमारा TP फॉल करता है और MP जो है वो नेगेटिव चला जाता है। अब सेकंड स्टेज में ये भी लिख सकते हो, MP फॉल्स एंड रीचेस टू 0, MP जो फॉल कर रहा है और वो 0 तक पहुंच रहा है। क्लियर, तो ये हमारा बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है, अगर हम एक वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं और बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं तो हमारे टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये फर्क पड़ेगा हमारा टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट पे। इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि इसमें TP और MP दोनों इंक्रीज करते हैं। सेकंड स्टेज होता है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज करता है। थर्ड स्टेज होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर, जिसमें हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव चला जाता है। ठीक है,
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये हमारे 11th क्लास में पूरा 6 नंबर का क्वेश्चन आता था, क्योंकि हमें एमसीक्यूज करने हैं, तो मैं आपको इसका टेबल वगैरह नहीं बता रहा हूँ, आपको जो है ऐसे ही इसको समझना पड़ेगा, और ऐसे मेरे हिसाब से आपको ज्यादा ईजी लगेगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जस्ट एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, आंसर बन गया होगा वैसे तो। MP इज 0, कैन यू से अबाउट TP? तो जब MP 0 है आपका, यहाँ पर MP हमारा 0 है, तो यहाँ पर TP कितना है? TP है हमारा मैक्सिमम, तो TP इज मैक्सिमम। आंसर इज B। नेक्स्ट देखते हैं, MP रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल आउटपुट व्हेन वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस, यूनिट इज सोल्ड, यूनिट इज कंज्यूम, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। तो MP क्या होता है हमारा? इट इज TPN माइनस TPN माइनस 1। इसका मतलब जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है, और कैसे बढ़ता है? व्हेन वन यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। देखो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है लॉन्ग रन और एक होता है शॉर्ट रन। ठीक है, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में डिफरेंस क्या है वो समझते हैं पहले। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन वो होता है जिसमें आपके पास फैक्टर्स वेरिएबल भी होंगे और फिक्स्ड भी होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूं लेबर की, और मैं यहाँ पर बात करूं मशीन की। ठीक है, तो लेबर क्या है मेरा? वेरिएबल फैक्टर है। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो सकता है। ठीक है, और मशीन क्या है मेरा? यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर है। मैं आपको इसमें दो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक शॉर्ट रन लॉन्ग रन और एक फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो चेंज हो सकते हैं। फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो चेंज नहीं हो सकते। तो शॉर्ट रन में हमारे पास दोनों चीजें हैं, लेबर भी है और मशीन भी है। लेकिन मैं इनको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है शॉर्ट रन में, तो मैं क्या करूंगा? लेबर को और ज्यादा इंक्रीज कर दूंगा। शॉर्ट रन में प्रोडक्शन बढ़ाने का एक ही तरीका है कि आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करोगे। आप लेबर को इंक्रीज करोगे, आप रॉ मटेरियल को इंक्रीज करोगे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है शॉर्ट रन में तो। लेकिन आपको अगर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अगर आपको बहुत प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको नई यूनिट सेटअप करनी पड़ेगी, नया प्लांट चाहिए, नई मशीनरी चाहिए, नई फैक्ट्री चाहिए, जो कि शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। तो वो सारे फैक्टर्स क्या होते जाते हैं? हमारे फिक्स फैक्टर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमारे पास सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में हमारे पास कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं बचता है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो प्लांट हो। ये सब फैक्टर्स क्या हो जाते हैं? वेरिएबल हो जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन उसी को बोला जाता है जिसमें आपके सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप नई फैक्ट्री वगैरह सेटअप कुछ भी कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अभी यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछा था कि जो MP है वो क्या है। ठीक है, ये इसका आप सिंपल सा आंसर बता सकते हो, इट इज द यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब आप एक एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर की एम्प्लॉय कर रहे हो, उससे टोटल प्रोडक्ट कितना बढ़ रहा है, वही हमारा क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा D। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, यूनिट, TP और MP। ठीक है, यूनिट किसकी है मेरी? वेरिएबल फैक्टर की है। ठीक है, अगर मैं फिक्स फैक्टर लूँ तो मान लो मैंने स्टार्टिंग में अगर 5 लिया है तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो वो क्या रहेगा? फिक्स ही रहेगा। वेरिएबल फैक्टर्स जैसे 1 2 3 4 5, आप इसको लेबर मान सकते हो, पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3, फिर 4 5। TP जो है हमारा, लेट सपोज 8 10 15 13। ठीक है, जो MP है हमारा वो कितना होगा? माइनस करेंगे 8 माइनस पहले का क्या था मुझे नहीं पता, तो ये सेम रहेगा। 10 माइनस 8 इज 2, 15 माइनस 15 इज 15 माइनस 10 इज 5, फिर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 15 इज 0, 13 माइनस 15 इज -2। तो MP क्या बता रहा है? MP आपको बता रहा है कि टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, लेकिन वो चेंज कैसे आ रहा है? ड्यू टू चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब आपने एक वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करा, आपने लेबर 2 से 3 कर दी, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट 10 से 15 हुआ। तो MP हमें क्या बता रहा है कि लेबर को चेंज करने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है? तो इट इज आंसर इज
दैट इज वाई द आंसर इज डी। वेरिएबल फैक्टर को इंप्लॉय करने से कितना चेंज आता है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, हमें वही बताता है। द पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरिड, प्लांट कैपेसिटी जो है आप चेंज कर सकते हो। वेरिएबल फैक्टर, प्लांट क्या होता है हमारा, जनरली फिक्स फैक्टर होता है प्लांट, लेकिन वो वेरिएबल बन गया है, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो लॉन्ग रन ही होगा सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का क्या एक्सटेंशन है, तो जो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बताता है आपको, कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो जो है क्या होगा, हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट बाद में फॉल भी करेगा। जो हमारा क्या है, सेकंड स्टेज आता है हमारा, जिसमें मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल करता है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। आप इसको याद कर लेना बस, सिंपल लॉ ऑफ डिमांड इक्वी मार्जिनल, ये सब नहीं होता, ये यूटिलिटी की बातें कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये सब नहीं है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर। इसमें से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग और क्या बोलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल तो बोलते हैं इसको, ठीक है। रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स और रिटर्न्स टू फैक्टर, इन दोनों में से एक ही आंसर होगा। आंसर ए और बी होना चाहिए शायद, देखते हैं, बी एंड सी। रिटर्न्स टू स्केल नहीं बोला जाता, मैं यहाँ पे गलत था, तो इसका आंसर क्या है, बी एंड सी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम लोग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर्स और रिटर्न्स टू फैक्टर्स भी बोलते हैं। आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना, क्योंकि मुझे ए और बी करेक्ट लग रहा है, बट स्टिल जो आंसर गिवन है वो बी एंड सी। आप प्लीज इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना। द मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट ऑफ अ फर्म विद 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, लेबर कितनी है हमारे पास, 2 यूनिट्स है, ठीक है, एंड 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल कितना है हमारे पास, 10 यूनिट्स है, और जो प्रोडक्शन फंक्शन हमें दे रखा है 5L + 2x, प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि क्वांटिटी बता रखी है हमें, 5L + 2x, इतना हमारा प्रोडक्शन होगा, तो कितना होगा, लेबर कितना है 5, लेबर कितना है हमारे पास 2 यूनिट्स + 2 × कैपिटल कितना है हमारे पास 10 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 + 20 यानी कि 30 यूनिट्स हमारा आंसर है, ठीक है। बेसिकली आपका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल पे। तो वही हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखी थी, लेबर और कैपिटल दे रखा था, ठीक है। ये हमारा छोड़िए, ये अभी मैं आपको कुछ और बताने वाला था जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसको इग्नोर करते हैं। आंसर इज बी, यस करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द फेज इन विच टीपी इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीज। तो हमारे पास कौन सा स्टेज है जिसमें जो है थोड़ा सा डायग्राम गलत हो गया, yes now it is relatively correct। तो कौन सा स्टेज है जिसमें हमारे पास टीपी क्या होता है, वो इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट से, और एमपी क्या करता है हमारा, वो भी इंक्रीज करता है। तो स्टेज 1 है ना ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। आंसर इज ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इनमें से कौन सा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का रीजन नहीं है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स। अगर आप बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो यस इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलेगा, ये तो है, क्वेश्चन है नॉट पूछा है, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर्स, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, एफिशिएंसी बढ़ा दो। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, हम लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करें तो फिक्स फैक्टर तो फिक्स रहेंगे, उसकी लिमिटेशन है, चलो ठीक है। आंसर कुड बी इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। इसमें से कौन सा रीजन नहीं है और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का। आंसर सी और डी में से होना चाहिए कोई, एक बार देखते हैं। आंसर इज बी एंड डी, हाँ सॉरी, बी एंड डी दोनों ही हमारे जो है करेक्ट आंसर है, बोल वही रहे थे, गलत बोल दिया थोड़ा सा, एनीवेज। तो इसमें से कौन सा जो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर का रीजन नहीं है। देखो अगर लिमिटेशन है फिक्स फैक्टर का तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, और इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है तो भी आपका प्रोडक्शन क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो बाकी दो जो है वो रीजन है जिससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस द मार्जिनल प्रोडक्ट इज।
जब आपका एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज करता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है? डायग्राम बनाएं या पीछे वाले ही देख लें? चलो इतने में तो बन जाएगा, ये गलत कर दिया थोड़ा सा। ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीजेस, जब एवरेज प्रोडक्ट आपका इंक्रीज कर रहा है यानी कि ये हो रहा है, तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या कर रहा है आपका? इनकी द मार्जिनल प्रोडक्ट इज लेस देन द एवरेज प्रोडक्ट। नहीं है, मार्जिनल प्रोडक्ट तो ज्यादा होता है ना, इट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट जब इंक्रीज कर रहा होता है। तो आंसर इज सी। व्हाट हैपेंस टू एपी व्हेन एमपी इज मोर देन एपी? एपी को क्या होता है जब एमपी ज्यादा है? जब एमपी ज्यादा है तो इसका मतलब एपी क्या कर रहा है हमारा? फॉल कर रहा है। तो आंसर इज एपी इज फॉल्स। आंसर इज दिस बी। हाँ, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, व्हेन एमपी इज मोर देन एपी, एपी इंक्रीज कर रहा है, सॉरी, जब एमपी एपी से ज्यादा है तो एपी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आंसर इज ए। एपी कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज, एपी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? एमपी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब तो लेस देन जीरो हो गया ना। एमपी कैन नॉट बी लेस देन जीरो, एपी नेगेटिव क्यों नहीं होता? उसका रीजन क्या है? टीपी क्या होता है आपका? टीपी आपका ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। देखो टोटल प्रोडक्शन हमेशा क्या रहेगा? या तो जीरो रहेगा या मोर देन जीरो रहेगा। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट या तो जीरो रहेगा या फिर मोर देन जीरो रहेगा। तो जब टोटल प्रोडक्ट ही नेगेटिव नहीं जा रहा, ठीक है, प्रोडक्शन माइनस में नहीं हो सकता ना, तो एवरेज प्रोडक्ट माइनस में कैसे हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। टोटल प्रोडक्ट कैन नॉट बी जीरो, यस, टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, एक ही बात है। नहीं, टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो, जीरो तो हो सकता है ना, प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो आप। टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, यस, बी इज द करेक्ट आंसर ओनली। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बोलता है? प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इवेंचुअली फॉल इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल अर्निंग ऑफ द फर्म, नहीं, इसकी बात तो नहीं है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इवेंचुअली फॉल इन द एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, ये बात भी सही है। जो वेरिएबल फैक्टर आप एम्प्लॉय कर रहे हो लेकिन उससे जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स यानी कि थर्ड स्टेज हो गया ना, सेकंड स्टेज हो गया। सेकंड स्टेज में क्या होता है आपका? एमपी फॉल करता है। तो क्वेश्चन ने यही पूछा कि मैं एमपी जो है हमारा फॉल करेगा, फॉल इन एमपी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आंसर इज सी एंड ए, बोथ होने चाहिए। आंसर देखते हैं एक बार, इट इज ए ओनली। प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी फॉल नहीं होती है हमारी। प्रोडक्टिविटी तो टोटल प्रोडक्ट तो हमारा बढ़ ही रहा है ना। सेकंड स्टेज की बात हो रही थी, तो सेकंड स्टेज में हमारा टीपी तो बढ़ता ही है, सेकंड स्टेज में टीपी तो बढ़ता ही है, एमपी फॉल होता है। तो सिर्फ एमपी का फॉल होना था, यहाँ पे टीपी तो हमने गलत फॉल कर दिया। तो आंसर क्या रहेगा? सिर्फ सी। Which phase of law of variable proportion has been ruled on the grounds of technical inefficiencies? इसमें से कौन सा जो है टेक्निकल इनएफिशिएंसीज बताता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू, नेगेटिव रिटर्न्स टू। Which phase of law of variable proportion has been ruled out on the grounds of technical inefficiency? बी स्टेज है क्या टेक्निकल इनएफिशिएंसी? नेगेटिव रिटर्न्स टू, तो आंसर इज सी। मतलब टेक्निकल इनएफिशिएंसी है, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्शन फॉल हो रहा है, तो प्रोडक्शन किस स्टेज में फॉल होता है? थर्ड स्टेज में फॉल होता है। A rational producer always aims to operate in dash phase of the law of variable proportion, first, second, third, fourth, either first or second। आप बताओ मुझे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूसर जो है वो कौन से स्टेज पर रहना प्रेफर करता है? थोड़ा सोचो और बताओ। सोचिए सोचिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो आप कौन से स्टेज पर रहना चाहेंगे? फर्स्ट स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर, थर्ड स्टेज पर? देखो आप, ये तो पक्की बात है कि आप थर्ड स्टेज पर नहीं रहोगे, क्योंकि अगर थर्ड स्टेज पर जाओगे तो क्या हो जाएगा? आपको लॉस सफर करनी पड़ेगी, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका नेगेटिव चला जाएगा, टोटल प्रोडक्ट भी नेगेटिव चला जाएगा, मतलब सॉरी फॉल हो जाएगा। तो आप थर्ड स्टेज पे तो नहीं जाओगे। तो थर्ड को तो हम लोग क्या कर देते हैं? रूल्ड आउट कर देते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेज को हमने कर दिया
रूल्ड आउट बचा फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। जब आपको लग रहा है कि आपका जो है प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आप और ज्यादा से बढ़ाओगे, फर्स्ट स्टेज पर आप रुकना नहीं चाहोगे कभी भी, तो आप रुकोगे कौन से स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर। तो आंसर इज सेकंड स्टेज यानी कि बी ओनली। In general, most of the production functions measures productivity of factors of production, economical relationship between this, technical relationship between input and output। तो आप मुझे बताइए जो हमारा मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शंस हैं वो क्या मेजर करते हैं। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप, प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नहीं, हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने प्रोडक्टिव हैं ये हम मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास हम फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल फैक्टर्स, सिर्फ वेरिएबल लेके चल रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे कि कौन सा फैक्टर कितना इंप्लॉय करने से क्या फर्क पड़ रहा है, वो नहीं देख रहे हम। इकोनॉमिकल रिलेशनशिप ये भी नहीं देख रहे कि कितना पैसा लग रहा है, हम देखते हैं टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कि हमने इनपुट कितना लगाया और हमारा आउटपुट कितना आया। ठीक है, तो आंसर इज सी ओनली। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। यस, प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड। ठीक है, पर यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा ना, टीपी अपॉन क्वांटिटी। ठीक है यार, टीपी अपॉन यहाँ पर आप लेबर ले लो, लेबर ही हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। क्लियर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट हो जाएगा ये। इफ टीपी ऑफ एम्प्लॉइंग 1 यूनिट इज 12, तो यहाँ पर हमें टीपी दे रखा है और यहाँ पे यूनिट दे रखा है, या आप यहाँ पे इसको वेरिएबल लिख लो, वेरिएबल फैक्टर का यूनिट गिवन है ना ये, तो एक वेरिएबल यूनिट फैक्टर लगाया तो हमारा टीपी कितना हो गया, 12 हो गया। तो जब हमने सेकंड लगाया तो हमारा जो वेरिएबल सेकंड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज 16 यूनिट्स। द एमपी, एमपी ऑफ सेकंड यूनिट बताना है, तो यहाँ तो नहीं पता हमें, तो कैसे निकलता है, एमपी का फॉर्मूला क्या है, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1, दैट इज 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 4। 4 इज द करेक्ट आंसर, सो आंसर इज बी। The total output generated by the first 4 units of the variable factor, तो वेरिएबल फैक्टर और टीपी 1 2 3 4, टीपी कितना है 200, 350, 450 और 500। एमपी निकालना हुआ है इसमें। द मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड फैक्टर, यहाँ का हमें मार्जिन प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ तो नहीं पता, 300 माइनस 250, 350 माइनस 200 कितना हो जाएगा, 150, 450 माइनस 350 कितना हो गया, 100, ये कितना हो जाएगा 50, ये हमारे लिए नॉट रिक्वायर्ड है दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा 100। 100 इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है ना, बी, यस। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अच्छा जी, इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा होता है बताइए मुझे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको डायग्राम दिख रहा है अच्छे से, चलो कोशिश करेंगे कि दिखता ही रहे पूरा। अब ये हो गया टीपी, यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हो गया आपका एमपी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, इसको ऐसे जा रहा है ये, तो जहां पर चेंज आता है, ठीक है, जब आपको इंक्रीजिंग रेट से आप डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज करते हो, तो ये जो पॉइंट है दोनों के बीच का, ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होता है, जहां पर हमारा एमपी जो है, एमपी स्टार्ट्स फॉलिंग। ठीक है, एमपी यहाँ पे हमारा मैक्सिमम भी है ना, तो जहां पर एमपी मैक्सिमम है वो हमारा क्या है, जहां पर एमपी मैक्सिमम है वो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। टीपी इज मैक्सिमम, ये तो पॉइंट ऑफ सैचुरेशन होता है जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है। एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, नहीं, एवरेज प्रोडक्ट यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होता। एमपी इज मैक्सिमम, यस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, एमपी हमारा मैक्सिमम होता है, वही हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। In describing a given production technology, the short run is best described as lasting. तो short run क्या होता है हमारा, up to 6 months, up to 5 years, as long as all inputs are fixed, as long as at least one input is fixed. तो देखो short run और long run आप ऐसे नहीं बोल सकते जैसे आप अकाउंट्स में बोल देते हो। आप बोलते हो ना short run हमारा 1 साल हो गया, long run हमारा 5 साल हो गया, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं है, वो डिपेंड करेगा फर्म टू फर्म। ठीक है, जैसे मान लो कोई
टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, अगर उनको एक नया प्लांट लगाना है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, तो उसको बनाने के लिए उनको मे बी 10 साल लग जाए, ठीक है। तो उनके लिए शॉर्ट रन जो है वो 10 साल से कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझ रहे हो, 1 साल नहीं है शॉर्ट रन, उनके लिए शॉर्ट रन क्या है, 10 साल है, क्योंकि 10 साल तक वो जो है कोई भी फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर पाए थे, 10 साल के बाद वो चेंज कर पा रहे हैं, समझ में आया। तो जब फिक्स फैक्टर को चेंज कर पाएंगे तभी तो हमारा क्या आएगा, लॉन्ग रन आएगा ना। तो आप इसको टाइम से नहीं डिसाइड कर सकते कि 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल, ऐसे आप नहीं बता सकते इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो अप टू 6 मंथ्स नहीं होगा, अप टू 5 years नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे, शॉर्ट रन का मतलब कम टाइम है, कम टाइम मतलब 6 मंथ्स, तो यही ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप टाइम देख के नहीं बता सकते हो कि कौन सा शॉर्ट रन है और कौन सा लॉन्ग रन है। आप ये देख के बता सकते हो कि जब सारे इनपुट्स क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा तो कोई होता ही नहीं कि सारे इनपुट्स फिक्स्ड हो, या तो वेरिएबल होंगे या फिर फिक्स, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड होंगे, या तो सिर्फ वेरिएबल होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी तो गलत है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जिसमें सारे फैक्टर्स फिक्स्ड हो। एज लॉन्ग एज एटलीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड, कम से कम एक इनपुट फिक्स्ड होगा, उसमें शॉर्ट रन होगा, ठीक है। जब ये इसका आंसर क्या है, डी है। बोथ एपी एंड एमपी कर्व्स आर जनरली, एपी और एमपी क्या होते हैं, ये हो गया हमारा एमपी, ठीक है। एमपी आपका नेगेटिव जाएगा तो नीचे कर देते हैं, ये हमारा एपी हो गया अगर डायग्राम यहां से बन रहा है तो, ठीक है। तो ये एमपी हो गया, ये एपी हो गया। तो दोनों का शेप क्या है, यू शेप है, लेकिन ये क्या है, इनवर्स यू शेप है। अगर ये यू शेप होता तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं है। राइज और फॉल, या तो दोनों राइज कर रहे हो दोनों फॉल कर रहे हो, नहीं, पहले राइज करते हैं फिर दोनों फॉल करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, मार्जिनल प्रोडक्ट आप कैसे निकालते हो, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट, ये तो हमारा एपी होता है, ये तो नहीं होगा। एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द वेरिएबल इनपुट, आपने एक वेरिएबल इनपुट बनाया, उससे एडिशनल यूनिट कितना चेंज हुआ, मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। चेंज इन टीपी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स एम्प्लॉयड, ये भी सही लग रहा है। एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द आउटपुट प्रोड्यूस, एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो आप मुझे बताइए बी, सी और डी में से कौन सा करेक्ट है। आप इसको टाइम ले सकते हो अच्छे से रीड करने का, मैं आपको दे रहा हूँ 5 मिनट, क्योंकि थोड़ा सा ऑलमोस्ट सारे ऑप्शंस आपको सिमिलर लग रहे होंगे इसमें। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको हिंट देता हूँ, ये है हमारा मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, इसका मतलब इसमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो एक से ज्यादा करेक्ट है। करिए रीड इसको। पहला तो हमने पहले ही रूल आउट कर दिया है। अब मुझे बताइए बी, सी और डी में से कौन सा गलत है, क्योंकि 2 सही है इसमें से, तो एक गलत होना चाहिए। अब तीनों पॉइंट में से एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द यूनिट प्रोड्यूस्ड, मतलब एडिशनल आउटपुट रिजल्टिंग फ्रॉम अ यूनिट इंक्रीज इन द यूनिट प्रोड्यूस, ये ऑप्शन गलत है। ये कोई, मुझे लग रहा है कोई सेंस बन भी नहीं रहा है इसका, तो आंसर क्या रहेगा, बी एंड सी ओनली। डैश इज द पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर्स वेरिएबल है, जितना चाहो उतना बढ़ाओ, तो वो कौन सा होता है हमारा, लॉन्ग रन, ठीक है। लॉन्ग रन में क्या हो जाता है, सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। शॉर्ट रन में क्या होते हैं, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड दोनों होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, लॉन्ग रन है इसमें सारे फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। मीडियम रन हम नहीं पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। वैसे भी मीडियम रन की इतनी कहीं बात होती नहीं है, मैंने नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा इसके बारे में, चाहे आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स ले लीजिए। तो आंसर क्या रहेगा इसका, लॉन्ग रन रहेगा। Which of the following is correct statement showing the relationship between AP and MP when MP is greater than AP? तो एक बार फिर से मुझे लग रहा है डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हो गया हमारा AP, तो MP हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ, when MP is greater than AP, मतलब इसकी बात हो रही है। when MP is greater than AP, AP increase, ये बिल्कुल सही बात है। when MP equals to AP, AP is constant, जब MP और AP इक्वल है तो AP क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे AP जो है हमारा थोड़ा सा कांस्टेंट रहता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। when MP is less than AP, MP is less than AP, मतलब इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, AP falls, yes, AP is falling, करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ठीक है। तो आगे देखते हैं।
आंसर इज डी। चलिए, थैंक यू। आज की क्लास हो गई खत्म, जिसमें हमने पढ़ा चैप्टर नंबर 5 है हमारा ये, चैप्टर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन फंक्शन। इजी चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2 ही रिलेशनशिप है हमारे पास मेन, टीपी और एमपी का और एक एपी एमपी का। ठीक है, आप जो है फॉर्मूले भी याद कर लेना टीपी एपी एमपी के, और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट है वो फिक्स फैक्टर्स ऑफ और वेरिएबल फैक्टर है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, सिर्फ इतना ही है। बेसिकली आधे घंटे का भी चैप्टर नहीं है, अगर आप ये लेक्चर देख लोगे तो इसी में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, इससे ज़्यादा इससे कोई नहीं ऐसा कुछ आने वाला। ठीक है, तो चलिए आप इसको पढ़ते रहिए, और जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।